dear students, viewers and friends. Once again a very warm welcome to my YouTube channel e-learning science. We are studying or we are learning chapter wise 1 mark questions from 10th class science. In last video we have discussed chapter 8 and its top 1 mark questions, right? तो हम जो है कक्षा 10वीं के विज्ञान के सभी पाठों से जो एक नंबर वाले प्रश्न बन रहे हैं टॉप के, उनको हम स्टडी कर रहे हैं और एनुअल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में, इसी सीरीज में आज हम चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन यानी आनुवंशिकता एवं जैव विकास, इस चैप्टर के जो टॉप 40 क्वेश्चन बनते हैं एक नंबर वाले, उनको हम स्टडी करेंगे, समझेंगे और देखेंगे। तो इस चैप्टर को मैंने पूरा एनालाइज किया है और आपके लिए लाया हूँ टॉप 40 एक नंबर वाले प्रश्न। तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझेंगे, करेंगे, तो एनुअल एग्जामिनेशन में जो आपके 15 नंबर के 1 से 15 तक के क्वेश्चन आते हैं एक नंबर वाले, वो आप आसानी से कर पाओगे और 15 नंबर स्कोर कर पाओगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है चैप्टर 9 का, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसका सही आंसर होगा डार्विन। डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन ह्यूमन बींग्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा 23 जोड़े, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। जो चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख होते हैं वो किस तरह के अंग हैं, तो सही आंसर क्या होगा इसका, वो होते हैं समरूप अंग। पक्षियों के पंख और चमगादड़ों के पंख होते हैं समरूप अंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने दी, हु डिफाइन द वर्ड जीन, तो इसका सही आंसर क्या होगा विल्हेम जॉनसन ने। विल्हेम जॉनसन नामक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने जीन शब्द की प्रस्तावना दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। यानी जो मेंडल ग्रेगर जॉर्ज मेंडल हुए, उनके जो रूल्स बनाए उन्होंने, उसकी जो पुनः खोज की, वो उससे रिलेटेड कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने उनके नियमों को पुनः खोजा, तो इसका सही आंसर क्या होगा शर्मक। शर्मक नामक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने जॉर्ज मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम किससे बने होते हैं। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, तो सही आंसर क्या है इसका डीएनए, प्रोटीन्स तथा आरएनए से। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए, प्रोटीन तथा आरएनए से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है, विच हेरिडिटी मटेरियल फाउंड इन सेल, तो इसका सही आंसर क्या होगा डीएनए। डीएनए जो है कोशिकाओं में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया किस मच्छर के काटने के कारण होता है, विच मॉस्किटो काउज मलेरिया, तो कौन से मच्छर के बाइट के कारण मलेरिया होता है। इसका सही आंसर क्या है आपका मादा एनोफिलोज मच्छर। ठीक है, जो हमारा फीमेल एनोफिलोज मच्छर होता है, मॉस्किटो होता है, उसके काटने से मलेरिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। ठीक है, मलेरिया फैलाने वाला जो मच्छर होता है उसको कौन सा जल चाहिए अंडे देने के लिए, तो उसका सही आंसर क्या होगा गंदा जल, यानी गंदे जल में मलेरिया फैलाने वाला जो मच्छर होता है वह उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, डेंगू फैलाने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, तो डेंगू फैलाने वाला मच्छर साफ जल में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो व्यूअर्स आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन वेरी वेल। आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और आप इनको नोट भी कर रहे होंगे अपने तैयारी के लिए। तो जहाँ भी आपको दिक्कत आए वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वीडियो को रिवाइंड करके शुरू से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, किसी पे डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी क्वेरी और अपना
जो आपकी डाउट है उसको नीचे लिख सकते हैं, मैं उसको आपको रिप्लाई कर दूंगा। साथ में जिन व्यूवर्स ने अभी तक जो पिछले चैप्टर से जो 8 चैप्टर तक मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं वो मिस किए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया है, वहाँ पे आप क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारे शरीर में मौजूद अवशेषी अंगों में किसी एक का उदाहरण दीजिए। अब हमारे शरीर में जितने अवशेषी अंग होते हैं ना, उनमें से किसी एक का उदाहरण देना है। कौन सा ऐसा अंग है जो दूसरा हमारा अवशेषी अंग है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारी कर्णपल्लव की पेशियां। जो हमारा कान होता है उसकी जो पल्लव होती है, कर्णपल्लिका, उसकी पेशियां। ठीक है, ये भी हमारे अवशेषी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विकास के दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन विच एनिमल वी आर वेरी मच सिमिलर। तो इवोल्यूशन में हम किसके साथ ज्यादा समानता रखते हैं? तो इसका सही आंसर होगा चिंपैंजी। इवोल्यूशन में हमारा जो समानता रहती है ज्यादा, वो रहती है चिंपैंजी के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तरफ। हियर कम्स ऑन स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 13 है, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा क्या होती है? लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन होने की अपेक्षा जो है अधिक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किन पौधों को चुना? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किन पौधों को चुना? तो इसका आपको पता होना चाहिए। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को चुना था। मटर के पौधे को उसने अपने प्रयोग किए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जीन गुणसूत्र का भाग है, यह किसने और कब प्रमाणित किया था? जीन जो है पार्ट ऑफ क्रोमोसोम होता है, यह किसने कहा था और कब कहा था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है टी बोवेरी और W.S. सटन। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह कहा था, और यह कहा था सन 1902 ईस्वी में। टी बोवेरी और W.S. सटन ने सन 1902 ईस्वी में यह कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 तरफ। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडली के धागों से बना होता है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? ईच जो क्रोमोसोम होता है ना, वो हमारा 2 कुंडली थ्रेड से बना होता है। उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है अर्ध गुणसूत्र। उन जो कुंडली धागों से होता है उनको कहा जाता है अर्ध गुणसूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, परंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य संरचना में परिवर्तन हो जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, परंतु कार्य के अनुसार उनकी बाहरी संरचना, ठीक है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो उसे कहा जाता है समजात अंग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? 5। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए 5 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था। व्यूअर्स, खासकर जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम और पॉइंट व्यू के लिए, क्योंकि आपको 15 नंबर के जो क्वेश्चन आने हैं 1-1 नंबर वाले, वो आपके इन्हीं से पूरे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को, जितने भी मैं सीरीज बना रहा हूँ, अच्छे से समझ लेते हैं, इन क्वेश्चंस को नोट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो देयर इज नो नीड टू लर्न एनी मोर 1 मार्क्स क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 तरफ बढ़ते हैं। एकल संकर क्रॉस, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधों का अनुपात क्या था? तो इसका अनुपात था 3:1। लंबे पौधे थे 3 और नाटे थे 1, यानी इनको रेशो 3:1 था जो मेंडल ने आपके प्रयोग किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द्विसंकरण क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटोमिक अनुपात क्या था? जो द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप, ठीक है, डाई हाइब्रिड जो क्रॉस के फलस्वरूप जो हुआ पौधों का उत्पादन, तो उनका फिनोटोमिक अनुपात क्या था? उनका अनुपात था 9:3:3:1, 9:3:3:1। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 21 तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? XX, ठीक है, फीमेल्स में XX जो होते हैं वह लिंग गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पुरुषों में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XY। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसने की गई थी? इसका सही आंसर क्या है? डार्विन के द्वारा। डार्विन साइंटिस्ट हुए, डार्विन वैज्ञानिक है, उन्होंने प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन? तो इसका सही आंसर क्या है? होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? मानव का जो उद्भव हुआ यानी मानव कहाँ पैदा हुआ या विकसित हुआ, किस देश में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अफ्रीका में। मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? एंसेस्ट्रल जो रूल्स थे उनका प्रतिपादन किसने किया? तो उसका सही आंसर क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। जो साइंटिस्ट हुए हमारे मेंडल, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? जो कान का निचला हिस्सा होता है, ईयर पिन, उसको क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड कर्णपल्लिका। कान के नीचे को हम बोलते हैं कर्णपल्लिका या कर्णपल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ठीक है, तो जो हमारा बायो इवोल्यूशन हुआ, जैव विकास हुआ, उसको सर्वप्रथम किसने बताया? तो सही आंसर क्या होगा इसका? लैमार्क ने। जैव विकास को सबसे पहले लैमार्क ने समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? देखिए, जनरली जो हमारे डिफरेंसेस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो जनरल डिफरेंसेस होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीव की जीव संरचना उस जीव का डैश डैश कहलाता है। किसी जीव की जीव संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? उस जीव का जीनोटाइप या जीन प्रारूप कहलाता है। किसी जीव की जीव संरचना उस जीव का जीनोटाइप या जीन प्रारूप कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? पर्सनली उनका जो क्या थे वो अपनी पर्सनल लाइफ में? देखिए, हम जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल जो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे क्या किया, जेनेटिक्स जो हमारे गुण होते हैं उसके बारे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए मटर के पौधों पे और उसके ऊपर बताया उन्होंने। बट वो पर्सनली लाइफ में क्या थे? पर्सनल लाइफ में ये किसी को पता नहीं होगा। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है पर्सनल लाइफ में एक पादरी थे। क्या थे? पादरी। ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ आ रहे होंगे और आप मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, ध्यान से देख रहे होंगे। चलिए, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित ऐसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? एक बार फिर से प्रश्न को समझिए। जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित ऐसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? उन्हें कहा जाता है फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था जीनोटाइप वाला ना, तो ये है फिनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मेंडल से जनक पीढ़ी को किस अक्षर से सूचित किया? अब मेंडल ने, इस एक जगह नेवा, मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस अक्षर से सूचित किया? तो उन्होंने, मेंडल ने जो जनक पीढ़ी हुई है उसको उन्होंने पी, लेटर पी है उससे इनको सूचित किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। लिंग सहलग्न रोग का उदाहरण दो। अब एक रोग है लिंग सहलग्न, उसका उदाहरण देना है आपने। तो उसका सही एग्जाम्पल क्या है? वर्णांधता, वर्णों की अंधता, यानी जो हम रंगों में भेद नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड वर्णांधता, और यह लिंग सहलग्न के रोग का एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? अब देखिए, जिस व्यक्ति को यह रोग होता है, कलर ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं ना, वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो उसको लाल रंग जो है हरा दिखाई देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 36। लास्ट 4 क्वेश्चन आर रिमेनिंग। क्वेश्चन नंबर 36 इज, एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक नॉर्मल ह्यूमन सेल में हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट?
तो इसका सही आंसर कितना होगा? 46 क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 हियर कम्स ऑन स्क्रीन। टर्नर संलक्षण वाले गुणसूत्र का विवरण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? 44A प्लस XO, जो टर्नर संलक्षण वाला गुणसूत्र होता है उसका जो विवरण है, यानी उसको लिखा जाता है 44A होते हैं उसमें प्लस XO। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जीन के भीतर अनुक्रम परिवर्तन को क्या कहते हैं? अब जीन के अंदर जो अनुक्रम परिवर्तन होते रहते हैं उनको क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन, उनको कहा जाता है उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन आर रिमेनिंग एंड वी रीचिंग टुवर्ड द एंड ऑफ द वीडियो। लास्ट 2 क्वेश्चन, राइट। 39 क्वेश्चन क्या है? एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोजोम की संख्या कितनी होती है? ठीक है, अब 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोसोम। तो एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोजोम की संख्या कितनी होती है? ऑटोजोम की संख्या होती है 22, यानी 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स आर प्रेजेंट इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग स्पर्म। ठीक है, तो 22 जोड़ी होते हैं, यानी 44 ऑटोजोम, और एक होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम, यानी लिंग निर्धारण का गुणसूत्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है बट बहुत आसान है। तो डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बच्चों, आप खासकर बच्चे बहुत गलत कर जाते हैं। जब आपकी डीएनए की फुल फॉर्म लिखी हो ना, ऐसे जैसे ये क्वेश्चन बना हुआ है कि डीएनए की फुल फॉर्म लिखिए, तो आप इसको हिंदी में मत लिखिए। जैसे आप लिख देते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक हिंदी में, वो गलत होगा। जब आपका हिंदी में D.N.A हिंदी में लिखा हो ना, तब आप हिंदी में लिख सकते हैं। लेकिन अगर अंग्रेजी में लिखा हो तो आप इस तरह से फुल फॉर्म लिखेंगे, डीएनए की डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। समझे? इस तरह से लिखोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो व्यूवर्स, आई होप यू हैव एंजॉयड माय वीडियो, एंड आपको जो है 40 के 40 जो टॉप 40 क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर के निष्कर्ष के रूप में बनाए थे, एक एक नंबर वाले, वो आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे और आपने इनको अच्छी तरह से नोट भी किया होगा और आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। साथ में एक रिक्वेस्ट करूँगा, जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, तो डियर व्यूअर्स, thanks for watching my video, and I will be back very soon with the next chapters 1 mark questions. So thank you for watching. Stay tuned.